नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आप सभी का स्वागत करता हूँ इनोवेटिव ज्योतिष चैनल में। आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, लाइक करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। बेल आइकन को भी आप दबा दें। आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है नवांश या D9 चार्ट। नवांश के मैंने भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और आपको यूट्यूब पर कितने ही वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर, मगर मैंने उसको बहुत शॉर्ट में किस तरीके से एनालिसिस किया जाए, इसके लिए मैंने एक तरीका बनाया है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसके अंदर हम इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे। बिल्कुल सामान्य तौर पर आसानी से समझ में आ जाए कि नवांश में प्रैक्टिकली देखना क्या है। क्योंकि आप जितने भी शास्त्र पढ़ोगे, क्लासिक्स पढ़ोगे, तो नवांश को देखने के अलग अलग तरीके हैं, नाड़ी के अंदर नवांश को देखने के और भी तरीके हैं। नवांश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट है। आप यदि किसी और वर्ग कुंडली को एनालिसिस नहीं भी करना चाहें, मगर नवांश को एनालिसिस किए बगैर हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में फल कथन नहीं कहना चाहिए। तो नवांश में हम क्या क्या एनालाइज करें, किस तरीके से एनालाइज करें। नवांश आपकी जन्म कुंडली के की असली स्ट्रेंथ को, इंटरनल, अंदर उसके कितनी ताकत है, उसको आपकी नवांश कुंडली बताती है। साथ ही साथ आपके कुछ एक लाइफ के ऐसे एस्पेक्ट हैं जैसे मैरिज, शादीशुदा जिंदगी के बारे में, आपके पति पत्नी के बारे में, सभी कुछ बातें हैं नवांश कुंडली से आप पता कर सकते हो। किसी व्यक्ति की कब मैरिज होगी ये भी नवांश कुंडली से पता कर सकते हो। आपने बर्थ चार्ट या जन्म कुंडली के अंदर सभी ग्रहों का षटबल वगैरह निकाल लिया, सभी भावों का भावबल निकाल लिया, और उसके बाद भी यदि आप फल कथन कहना चाहते हैं तो आपको उस ग्रह को जरूर नवांश कुंडली में जाकर देखना चाहिए। जन्म कुंडली का ग्रह आपको ऊपर से दिखाई देगा, मगर वो फाइनली किस तरीके के रिजल्ट आपको देने वाला है, फल आपको देने वाला है, उसमें नवांश कुंडली की भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। तो नवांश कुंडली को आप जरूर देखें, उस ग्रह की स्थिति नवांश कुंडली में कैसी है, उसके बेसिस पर वो अपनी दशा और अंतर दशाओं में परिणाम आपको देगा। तो यहाँ पर हम इस पूरी उसको हम सिस्टमेटिक वे में देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं D9 चार्ट को। उससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूं कि 1 मार्च 2026 से हमारा बेसिक और एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट कोर्स शुरू होने वाला है। आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स हमारा 1 अप्रैल से शुरू होगा। बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेरीज आती हैं, तो आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर लें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नवांश कुंडली का। यहाँ पर मैंने इसको तैयार किया है, देखिए। मैथ और विश्लेषण का विधि का बिंदुवार विवरण हम किस तरीके से करेंगे, मैंने कोशिश की है हिंदी में बनाने की। कहीं एरर हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। तो अनिवार्यता क्या है, देखिए नवांश कुंडली का महत्व है। सटीक फलादेश के लिए लग्न कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली को देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम केवल लग्न कुंडली को देख रहे हैं, नवांश कुंडली को नहीं देख रहे हैं, तो आप ये मानिए किसी भी चीज को बाहर बाहर से देख रहे हैं, आउटर साइड से देख रहे हैं, उसके अंदर तक प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और जब तक आप अंदर तक प्रवेश नहीं करोगे, असली हकीकत आपको पता नहीं चलेगी। तो कुंडली की असली हकीकत देखने के लिए नवांश कुंडली को देखना जरूरी होता है। इससे हम क्या करेंगे, देखिए प्रश्नों का उत्तर, किसी भी भाव से संबंधित प्रश्न के उत्तर के लिए उस भाव के स्वामी, भावेश और कारक ग्रह की नवांश में स्थिति देखना जरूरी है। आपके जन्म कुंडली के अंदर वो ग्रह काफी अच्छी स्थिति में है, उसकी डिग्निटी भी अच्छी है, ग्रह बल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर केवल आप उसके बेसिस पर उसको उत्तर नहीं दोगे। उसकी नवांश कुंडली में उस ग्रह की स्थिति और उस भाव के कारक की स्थिति को आप पूरी तरीके से अवलोकन करोगे और उसी के बाद प्रेडिक्शन दोगे। तो आप किसी भी एक ग्रह को जन्म कुंडली में आप देखेंगे सबसे पहले तो वो कैसी स्थिति में है, उसके बेसिस पर आप एक चीज नोट करेंगे। इसके बाद आप उसको नवांश कुंडली में जाकर देखेंगे कि नवांश कुंडली में वो कैसी स्थिति में है। क्या क्या देखना है मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए शक्ति का निर्धारण कैसे होता है ओवरऑल। तो सबसे महत्वपूर्ण तो आपका षटबल है। जन्म कुंडली को मैं इग्नोर करने के लिए नहीं कर रहा हूं। षटबल में कोई मजबूत ग्रह है और उसकी आपकी डिग्निटी अच्छी है, मतलब वो उस पर शुभ प्रभाव है, तो वो आपको अच्छे फल देगा, इसमें कोई भी आपका संशय नहीं होना चाहिए। मगर वो क्या अच्छे फल पूरे समय तक मिलेंगे,
दशा की शुरुआत में मिलेंगे, अंत में मिलेंगे, ये आपकी नवांश कुंडली निर्धारित करेगी। क्योंकि पूरी शक्तिशाली ग्रह तभी माना जाता है जब वो जन्म कुंडली में भी शक्तिशाली हो और आपका नवांश कुंडली में भी शक्तिशाली हो। यदि वो उलट जाता है, जन्म कुंडली में मजबूत है मगर नवांश में कमजोर हो जाता है, तो वो आपको पूरी दशा में अच्छे फल नहीं देगा और आप निराश होंगे। ऐसे ही यदि वो जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है मगर नवांश में इंप्रूव हो जाता है, तो पूरी दशा में खराब फल नहीं देगा। आप जैसा सोच रहे होंगे उस तरीके के फल नहीं मिलेंगे। तो हमें पूरा फल कथन कहने के लिए नवांश कुंडली को हर हाल में जरूर चेक करना है। देखिए, शक्ति का निर्धारण कैसे करते हैं किसी भी ग्रह की। नवांश यह तय करता है कि लग्न कुंडली में ग्रहों द्वारा वादा किए गए शुभ परिणाम पूर्ण रूप से मिलेंगे या उनमें कमी आएगी। अब लग्न कुंडली से आपको ग्रह मजबूत लग गया, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, षडबल में भी मजबूत है, सारी स्थिति अच्छी है, शुभ प्रभाव है, तो हम ये मानकर वादा कर रहे हैं वो ग्रह की हम आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। मगर आपने दशा देखी तो उसमें देखा कि परिणाम उतने बेहतर नहीं मिले। तो अब आप उसको उसका कारण ये है कि नवांश कुंडली बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कोई भी ग्रह फल कैसे देगा इस बात में। तो नवांश कुंडली के विश्लेषण की क्या विधि है, देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर नवांश कुंडली में स्पेसिफिक चीज देखते हैं, प्रकृति और जीवन साथी। आपकी प्रकृति और जीवन साथी के बारे में नवांश कुंडली से हम पता कर सकते हैं। देखिए, नवांश लग्न की राशि यह बताती है कि वह लग्न कुंडली के किस भाव की राशि है। इससे व्यक्ति की प्रकृति और जीवन साथी के रूप, रंग और विचारों को समझा जा सकता है। क्या समझना है, देखिए, नवांश लग्न की राशि आप देखिए। नवांश लग्न D9 चार्ट की लग्न में कौन सी, आपके बर्थ चार्ट D1 चार्ट की किस भाव की राशि नवांश कुंडली की लग्न में है। समझने के लिए हम बोलेंगे, जैसे देखिए, नवांश कुंडली है यहाँ पर, इसकी लग्न 12 साइन है, मीन राशि की लग्न है। अब यहाँ पर देखिए, जन्म कुंडली में मीन राशि कहां पर है, तो इसके 11वें भाव की राशि है यहाँ पर। तो 11वें भाव की राशि नवांश कुंडली की लग्न में चली गई। इसका मतलब ये होगा कि इस व्यक्ति की जो प्रकृति होगी, लाभ कमाने की प्रकृति होगी, इस व्यक्ति ये अपना जो भी सोशल सर्किल है, सामाजिक होगा ये व्यक्ति। और इसी तरीके से इसकी जो स्पाउस है, पत्नी भी सामाजिक होगी। जो जीवन साथी है, पति पत्नी के व्यवहार, रंग रूप, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। 12 नंबर की राशि है, 11वें भाव की राशि है, तो 11वें भाव के गुण होंगे पति पत्नी के अंदर। 11वें भाव के गुण इस व्यक्ति के अंदर भी होंगे। नवांश कुंडली की लग्न जो है इसकी, वो इसके 11वें भाव की राशि है। तो वो ये निर्धारित करेगी कि इस व्यक्ति में खुद कैसे गुण है, इसके स्पाउस के अंदर कैसे गुण है। दोनों के करैक्टरिस्टिक ये बताएगी कि आपके बर्थ चार्ट के कौन से भाव की राशि नवांश कुंडली में जाकर बैठ गई है। तो यहाँ पर 11वें भाव की राशि बैठी हुई है, तो इस केस में सपोज तीसरे भाव की राशि जाकर बैठी होती, यहाँ पर सपोज 4 नंबर की राशि होती, तो आप कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत पराक्रम होगा। पत्नी भी इसकी पराक्रमी होगी, उसको बहुत सारी चीजों का शौक होगा। इसको पत्नी कह सकते हैं कि आपका ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू मिल सकती है, वो सोर्स भी इंडिकेट करता है। जीवन साथी आपकी जो D9 चार्ट में लग्न, आपकी D1 चार्ट की किस भाव की राशि बनी है, उसके बेसिस पर आपके अपने भी करैक्टरिस्टिक पता चलेंगे, आपके जीवन साथी के भी पता चलेंगे। तो यहाँ पर 11वें भाव की है, तो आप लाभ गेन की तरफ आपका ज्यादा ध्यान होगा, आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होंगी। इसी तरीके से आपकी पत्नी के अंदर भी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, उसका सोशल सर्किल बहुत बड़ा होगा, बड़े परिवार से होगी। इस तरह की चीजों के बारे में हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि किस भाव की राशि आपके वहां पर गई है। तो यहां पर देखिए क्या है, प्रकृति और जीवन साथी। नवांश लग्न राशि ये बताती है कि वह लग्न कुंडली के किस भाव की राशि है। इससे व्यक्ति की प्रकृति और जीवन साथी के रूप, रंग और विचारों को समझा जा सकता है। तो 11वें भाव की राशि गई तो जीवन साथी के अंदर बड़ी सारी इच्छाएं होंगी, आपके सोशल सर्किल बहुत बड़ा होगा उसका, आपके भी इसी तरीके से बहुत सारी इच्छाएं होंगी आपके अंदर भी, तो दोनों के अंदर इच्छाएं होंगी, ये आप मानकर चलें। उदाहरण, यदि लग्न कुंडली के तीसरे भाव की राशि नवांश लग्न में है, तो जीवन साथी पराक्रमी होगा, ऐसे डिटेक्ट करेंगे हम। अब छठे भाव का है तो जीवन साथी एक तरीके से आपको परेशान करेगा। 6th हाउस की यदि राशि आपकी नवांश कुंडली की लग्न में है, तो जीवन साथी से आपके डिस्प्यूट बने रहेंगे, आपके दोनों के बीच में मत भिन्नता रहेगी, ऐसी स्थिति हम बता सकते हैं। अशुभ स्थितियां, यदि लग्न कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव की राशियां नवांश लग्न में स्थित हो, तो यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो आपके D1 चार्ट की छठे, 8वें या 12वें भाव की राशि
आपकी नवांश कुंडली की लग्न में है। देखिए, हम कुंडली मिलान करते हैं, मगर कुंडली मिलान पर सब कुछ निर्भर नहीं करता। आपका जो प्रारब्ध है वो आपको भुगतना पड़ेगा, आप चाहे कितनी भी कुंडली मिलान कर लीजिए। देखिए, सूत्र क्या बता रहा है कि आपके 6, 8, 12 भाव की लग्न कुंडली की राशियां नवांश की लग्न में चली गई, तो आपको जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट आपका रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका उतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो आपकी कुंडली के अंदर ये योग हो गए तो आपको वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानियां होना निश्चित है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है नवांश में, लग्न में कौन सा ग्रह स्थित है। यदि नवांश की लग्न में शुभ ग्रह स्थित हैं आपके, तो वो आपके लिए अच्छा है, और अशुभ ग्रह स्थित हैं तो वो आपके लिए खराब होगा। तो लग्न में ग्रह दूसरी स्थिति देखेंगे, पहली देखेंगे आपकी नवांश कुंडली की लग्न में कौन सी राशि है, दूसरी हम देखेंगे कि उसकी लग्न में कौन सा ग्रह है। तो नवांश लग्न में शुभ ग्रहों का होना शुभ और अशुभ ग्रहों का होना अच्छा नहीं माना जाता। यदि कोई ग्रह न हो, सपोज कोई ग्रह ही नहीं बैठा है नवांश लग्न में, तब कैसे निर्धारित करेंगे। तब हम देखेंगे नवांश कुंडली का लग्नेश कहां पर गया है, वो आपके पूरा असर डालेगा। वो आपकी नवांश कुंडली के किस भाव में जाकर बैठा है। यदि केंद्र और त्रिकोण में जाकर बैठा है तो आपका जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका खुद का भी व्यवहार अच्छा होगा। मगर वो 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया है, आपका नवांश कुंडली की लग्न में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तब हम नवांश कुंडली के लग्नेश को देखते हैं। यदि 6, 8, 12 भाव में जाकर बैठा है तो आपके साथ जीवन साथी के संबंध अच्छे नहीं होंगे, आपका खुद का व्यवहार भी उतना बढ़िया नहीं होगा, लोगों की नजरों में आपका व्यवहार खराब होगा। यहाँ पर अभी यदि मैं देखता हूँ स्थिति, देखिए यहाँ नवांश नवांश कुंडली के अंदर D9 में देखिए कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा है। अब मुझे किसे देखना पड़ेगा, गुरु जुपिटर को देखना पड़ेगा, इसका जो लग्नेश है दूसरे भाव में बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हाउस के अंदर बैठा है, अच्छा है, आपको कोई परेशानियां नहीं करेगा। मगर छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ गया है नवांश कुंडली का लग्नेश, यदि उसमें लग्न में कोई ग्रह नहीं बैठा है तब इस चीज को नोटिस करना है। ग्रह बैठा है तो नवांश कुंडली के लग्न में बैठे हुए ग्रह को आप इंपॉर्टेंस दोगे, प्रायोरिटी दोगे। अब आ जाता है, देखिए ये तो हमने देखा एक पैरामीटर। दूसरा, ग्रहों की स्थिति और बल। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पारस्परिक जो आपस में उसकी स्ट्रेंथ, उसका बल बढ़ता है कि नहीं, वो इंप्रूव करता है कि नहीं, ये सारी चीज आपको देखनी है किसी भी ग्रह को D1 और D9 चार्ट में कंपेयर करके। दोनों में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। यदि तुलनात्मक रूप से यदि वो नवांश में यदि अच्छी स्थिति में चला गया तो वो ग्रह आपका जैसा वादा कर रहा है उससे भी बेहतरीन रिजल्ट देगा। मगर वो यदि नवांश कुंडली में खराब भावों में जाकर बैठ गया, खराब राशियों में जाकर बैठ गया, तो वो आप जैसा सोच रहे हो उस तरीके के परिणाम आपको बिल्कुल नहीं देने वाला है। तो ग्रहों की स्थिति और बल किस तरीके से देखते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको नवांश कुंडली में हर बार किसी भी भाव के फल, किसी भी कारक के फल बताने हैं किसी को, फल कथन कहना है, तो अब नवांश कुंडली के अंदर जाकर जरूर देखिएगा कि वो ग्रह की क्या स्थिति है, क्या वो उसके जन्म कुंडली से इंप्रूव किया है या नहीं किया है, इसको हम समझने की देखिए कोशिश करेंगे। शुभ स्थान है लग्न कुंडली के भावेशों का, लग्न कुंडली के भावेश को देखना है, ध्यान रखना है। नवांश में केंद्र, त्रिकोण या 11वें भाव में जाना श्रेष्ठ है। वो किन राशियों में गए इस पर भी निर्भर करेगा। दो चीजें देखनी है आपको, पहला ये देखना है, पर इसमें कंडीशन ये है कि आपको उस व्यक्ति की नवांश कुंडली सही बनानी आनी चाहिए, उसका जन्म का समय वगैरह आपके पास सही होना चाहिए। पता लगे आपकी जन्म की कुंडली, वो नवांश कुंडली आपने गलत बना रखी है, जन्म का समय सही नहीं है, तब भाव देखना जरूरी नहीं है, तब आप राशि देखिए केवल। मगर भाव की महत्ता राशि से भी ज्यादा है, किस भाव में गया है। तो आप पहले कोशिश करिए कि उसका आप सही नवांश बनाएं। जन्म समय शुद्धिकरण करना यदि आता है तो उसे शुद्धिकरण करके उसकी जिंदगी में जो घटनाएं हुई हैं उनसे मिलाकर सही नवांश बनाएं। तब आपको दो चीजें देखनी है कि आपको किसी भी भाव के रिजल्ट बताने हैं, सपोज 5वें भाव के रिजल्ट बताने हैं D1 चार्ट से, जन्म कुंडली से, तो 5वें भाव के रिजल्ट के लिए आप क्या करोगे, 5वें भाव के स्वामी और 5वें भाव के कारक गुरु को नवांश कुंडली में जाकर देखोगे। यदि दोनों की स्थिति इंप्रूव होती है तो जैसा वादा कर रही है आपकी जन्म कुंडली, उससे भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। मगर इंप्रूव नहीं होती है तो जैसा वादा कर रही है वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, खराब मिलेंगे। अब आपको दो चीजें देखनी है कि किस भाव में गया। तो भाव सारे अच्छे माने जाते हैं। आपका D1 का कोई भी भावेश नवांश में भी 6, 8, 12 में गया है तो खराब है, अदरवाइज वो सब जगह पर सही माना जाएगा। साथ ही साथ कारक को भी इसी तरीके से देखेंगे कि D1 चार्ट में किसी भी भाव का कारक नवांश में कहां पर गया है। कारक आपको उस चीज का स्वाद बताता है
कि आपको उस चीज में कितना स्वाद आएगा, मजा आएगा या नहीं आएगा उस भाव के सिग्निफिकेशंस में। जैसा पांचवा भाव संतान प्राप्ति करता है तो संतान से रिलेटेड सारी बातें तो आपको देगा उसका पांचवें भाव का स्वामी, मगर संतान से आप संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे ये उसका कारक आपको बताएगा। तो कारक किसी भी चीज का टेस्ट बताता है। अब हमें क्या करना है, किसी भी भाव के परिणाम यदि देखने हैं नवांश कुंडली कैसे मिलेंगे, तो पहले आप जन्म चार्ट के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर उस भाव के स्वामी और उस भाव के कारक की स्थिति को डिसाइड करें कि कैसी स्थिति है। इसके बाद हम नवांश में जाएं और नवांश में आपको दो बातें देखनी है कि वो किस तो भाव में गया और किस राशि में गया है। तो यहाँ पर भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेयर टू राशि। ये ध्यान रखना, भाव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, मगर भाव तभी मानना है आपको, भाव तभी देखना है जब जन्म समय सही है। यदि जन्म समय सही नहीं है तो केवल राशि देखिए, क्योंकि नवांश में आपकी राशि नहीं बदलती है यदि जन्म समय में थोड़ी गलती है तभी भी, मगर भाव बदल जाएगा। ये ध्यान रखना, लग्न भी बदल जाएगी नवांश कुंडली की। तो क्या करना है आपको, शुभ स्थान लग्न कुंडली के भावंशों का नवांश में केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव 11वें भाव में होना श्रेष्ठ है। राशियों का प्रभाव भी होता है कि भाव के बाद ग्रह की राशि को पर विचार करना है। बल का परिवर्तन कैसे होता है, देखिए बल कैसे परिवर्तित होता है कि आपने जन्म कुंडली में देखा कुछ बल है और नवांश उसको किस तरीके से बल को चेंज कर देता है। हमने देखा ग्रह षड बल में बहुत अच्छा है और वो उसकी डिग्निटी भी अच्छी है शुभ प्रभाव में, मगर हमने देखा कि वो नवांश में उसकी स्थिति खराब हो गई तो पूरी दशा में वो आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में नहीं होगा, उसके धीरे धीरे परिणाम खराब होना शुरू हो जाएंगे। इससे उल्टा है कि बर्थ चार्ट के अंदर ग्रह आपका षड बल में भी कमजोर है और उसके उस पर अशुभ प्रभाव है या षड बल में मजबूत है, अशुभ प्रभाव है, उसने बहुत खराब परिणाम दे रहे हैं, मगर वो D9 चार्ट के अंदर जाके इंप्रूव हो गया, अच्छी स्थिति में चला गया, तो आपको जैसा वादा कर रहा है D1 चार्ट खराब परिणाम देने के, वैसे खराब परिणाम नहीं मिलेंगे। तो बल का परिवर्तन कैसे होता है, यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में स्वराशि का होकर नवम भाव में है, बहुत अच्छा हो गया, देखिए स्वराशि का है तो मजबूत हो गया, नवम भाव में तो अच्छा हो गया, लेकिन नवांश में शत्रु राशि होकर 8वें भाव में चला गया, अब वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा। इसके विपरीत देखिए त्रिक भावों 6-8-12 का ग्रह जो 6-8-12 का स्वामी है D1 चार्ट का और नवांश कुंडली की केंद्रीय त्रिकोण में जाकर चला गया तो वो रिलेटिवली इंप्रूव हो गया, आपका केंद्रीय त्रिकोण में जाकर बैठ गया है। और तो आपको दोनों चीजें देखनी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ इस एग्जाम्पल से कि आपको मैं सपोज 5वें भाव का देखना है, संतान का देखना है, तो यहाँ पर मैं मरकरी को इसके अंदर जाकर देखता हूँ। मरकरी कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है, तो देखिए मरकरी जाकर बैठा हुआ है, केंद्र में जाकर बैठा हुआ है, प्लेसमेंट ठीक है, और आपका जुपिटर की राशि के अंदर मरकरी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कोई फ्रेंड साइन तो नहीं है जुपिटर, ठीक है, पर भी उतनी खराब स्थिति में नहीं है। अब यहाँ पर हम जाकर देखते हैं सपोज इसका और कोई ग्रह देख लेते हैं, नाइन्थ लॉर्ड देख लेते हैं। नाइन्थ लॉर्ड है इसका आपका शनि, तो शनि को हम देखते हैं, नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पर जाकर देखा हमने, तो शनि ये जाकर बैठ गया है, देखिए छठे भाव में जाकर बैठ गया है तो इसका भाव खराब हो गया, और शत्रु राशि में जाकर बैठा है तो और भी खराब हो गया। यहाँ पर एक 11वें भाव में बैठा हुआ था, वो न्यूट्रल साइन में, सम साइन में बैठा था, तो उतनी खराब स्थिति नहीं थी। यहाँ पर ये रिलेटिवली काफी ज्यादा खराब हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपका जैसे रिजल्ट आप उम्मीद कर रहे थे उसके कंपैरिजन में आपको और खराब रिजल्ट मिलेंगे। कारण दो हैं, एक तो शत्रु, सबसे पहले तो भाव को इंपॉर्टेंस देंगे कि छठे 8वें 12वें भाव में जाएगा तो वो एक तरीके से रिलेटिवली पीड़ित हो जाएगा, और शत्रु राशि में भी चला गया। यहाँ पर वो सम राशि में था और लाभ भाव में बैठा था, और यहाँ पर वो शत्रु राशि में और दूसरे स्थान में जाकर बैठ गए। तो शनि से जो उम्मीद आप यहाँ पर कर रहे थे कि ये ऐसे फल देगा, उसके कंपैरिजन में आपको समय के साथ खराब फल मिलेंगे। जब भी शनि की दशा आएगी तो हम D1 चार्ट से जो भी एनालिसिस कर रहे थे वैसे परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। अब देखिए आपसी संबंधों का विश्लेषण, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। षडाष्टक और द्विद्वादश, जिसको हम बोलते हैं 212, द्विद्वादश और षडाष्टक, इन दोनों चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अशुभ संबंध क्या है, आप D1 चार्ट के ग्रहों को D9 चार्ट में जाकर देखोगे। अब ग्रहों को किस तरीके से देखना है आपको, देखिए D1 चार्ट के लग्नेश, और सपोज आपने 7वें भाव से रिलेटेड परिणाम देखने हैं, मैरिज से रिलेटेड, तो आपके जन्म कुंडली के लग्नेश को और जन्म कुंडली के सप्तमेश को आप नवांश कुंडली में जाकर दोनों की स्थिति देखें। मैं जन्म कुंडली के भावेशों की बात कर रहा हूं, अशुभ संबंध हो जाएगा यहाँ पर। जन्म कुंडली के लग्नेश और अन्य भावेशों के बीच नवांश में षडाष्टक 6-8,
या द्विवादश 212 की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता। यहां पर किस तरीके से देखेंगे, देखिए दोनों चीजें देखनी है आपको। जन्म कुंडली का लग्नेश इसमें आपका शुक्र है और सप्तमेश यहाँ पे मार्स है। दोनों की स्थिति देखिएगा शुक्र और मार्स की। ये शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है और आपका मार्स, ये आपका देखिए दोनों की षडाष्टक स्थिति होगी। ऐसे ही एग्जांपल लिया है, मार्स से शुक्र आपके छठे में और शुक्र से मार्स 8वें में है, तो ये यहाँ पर अच्छी स्थिति नहीं है, तो इसके स्पाउस से इसकी बहुत ज्यादा बनेगी नहीं, ऐसा मानकर चलेंगे। ये सेम स्थिति आप इसके अंदर भी देख लीजिएगा, D9 चार्ट के अंदर भी, कि लग्नेश जो है जुपिटर और आपका सप्तमेश मरकरी, वो एक दूसरे से कैसे बैठे हैं देखिए। तो यहां पर मैं जाकर देखूंगा, आप ध्यान से देखिए, वो भी षडाष्टक बैठे हुए हैं। देखिए कितनी वो है आपका, इसके जो लग्नेश और आपका सप्तमेश भी षडाष्टक बैठे हुए हैं, और जो नवमांश के लग्नेश और सप्तमेश भी षडाष्टक बैठे हुए हैं। तो इस केस में उनकी जो मैरिड लाइफ के अंदर सीक्रेसी बनी रहेगी, मैरिड लाइफ के अंदर आपकी सडननेस बनी रहेगी, डिस्प्यूट्स बने रहेंगे, ये निश्चित है आपका। तो यहां पर हम क्या करेंगे, किसी भी भाव को आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि सपोज लग्न कुंडली का लग्नेश और पंचमेश को देखो आप नवांश में जाकर। लग्नेश है बुध, वो सॉरी लग्नेश है आपका शुक्र और पंचमेश है यहाँ पर मरकरी फर्दर। तो मैं यहां पर जाकर देखता हूं बुध और मरकरी को, वो सॉरी शुक्र और मरकरी को देखता हूं। ये शुक्र रहा, मरकरी, दोनों आपके देखिए 2-12 में बैठे हुए हैं, 2-12 में बैठे हुए हैं, ये आपका नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। अब यहां पर इस कुंडली के अंदर देखता हूं तो लग्नेश गुरु है और ये आपका पंचमेश देखिए कौन है, आपका चंद्रमा, यहां पर भी 2-12 में दोनों बैठे हुए हैं। देखिए एक जैसी स्थिति मिल रही है, नवांश में भी वही स्थिति है। D1 के आप लग्नेश और जिस भी भाव से रिलेटेड आप देखना चाहते हो उन्हें उठाकर नवांश में देखिए, एक दूसरे से उनकी रिलेटिव क्या पोजीशन है। षडाष्टक और 2-12 को आप खराब मानकर चलेंगे। फिर नवांश कुंडली में भी उन्हीं दोनों को, लग्नेश और उस भाव के भावेश को देखें नवांश कुंडली के अंदर, यदि वो 2-12 या षडाष्टक आ रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी, खराब स्थिति मानी जाएगी। इसी तरीके से कारक ग्रहों का विचार, जीवन साथी के लिए गुरु शुक्र, संतान के लिए गुरु, कर्म के लिए शनि की स्थिति का लग्नेश के सापेक्ष में विचार करना है। फिर यही देखना है आपको कि नवांश कुंडली के अंदर आपका जो कारक है किसी भी चीज का, वो आपके जन्म कुंडली के लग्नेश से कहां पर जाकर बैठा है और नवांश कुंडली के लग्नेश से भी कहां पर जाकर बैठा है, इसे भी हम देखेंगे। इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहां पर नवांश कुंडली का कारक सपोज मुझे चाहिए, शादी का कारक चाहिए, तो इस केस में तो दोनों सेम ही हो गए। शादी के केस में आपका यहाँ पर दोनों एक ही जगह पर हो गए तो ये चीज अप्लाई नहीं होगी। मगर यहाँ पर कारक डिफरेंट है, सपोज मुझे नौकरी का कारक चाहिए शनि, तो नौकरी का कारक यहाँ पर शनि हो गया और इसका लग्नेश हो गया शुक्र। शुक्र और शनि की स्थिति देखूंगा मैं इसके अंदर, तो शुक्र और शनि एक दूसरे से कहां पर बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे से व्यवहार है क्या, ये आपके 4-10 के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो स्थिति ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं उसी चीज को, मुझे इसके प्रोफेशन या नौकरी या कारोबार से रिलेटेड देखना है, तो यहां पर इसके लग्नेश और कार्येश की स्थिति देखूंगा। यहां पर इसका लग्नेश है आपका गुरु और कार्येश 10वें भाव का मैं शनि को मानकर चल रहा हूं, तो गुरु और शनि यहां पर भी देखोगे 1 2 3 4 5 एक दूसरे से 5 नो में बैठे हुए हैं, तो बेहतरीन स्थिति में है, इसलिए इसको प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये हम यहां पर मानकर चलेंगे। इस तरीके से हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो विवाह में आपका क्या करना है, क्षेत्र विचारणीय कारक, अलग अलग जीवन के क्षेत्र हैं, उनमें हम किन किन चीजों का विचार करेंगे। विवाह के लिए नवांश लग्न, लग्न कुंडली के लग्नेश सप्तमेश की स्थिति और गुरु शुक्र की स्थिति देखेंगे। यदि किसी की मैरिड लाइफ के लिए देखना है तो मुझे नवांश लग्न देखनी पड़ेगी। कैसे देखूंगा नवांश लग्न, मैं देखूंगा कि D1 चार्ट की कौन से भाव की लग्न नवांश में आई है। फिर आप देखोगे लग्न कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति, वहां पर देखेंगे कि लग्न कुंडली का लग्नेश और सप्तमेश एक दूसरे से षडाष्टक या 2-12 में तो नहीं बैठे हुए हैं। इसी तरीके से लग्न से लग्न कुंडली के लग्नेश से गुरु और शुक्र की स्थिति देखेंगे, जो कि आपका मैरिज के कारक ग्रह हैं। इसी तरीके से मुझे यदि संतान के बारे में देखना है तो नवांश का पंचम भाव आपका पंचमेश और का गुरु की स्थिति को हम यहाँ पर देखेंगे। नवांश कुंडली का पंचम भाव आप देखेंगे, पंचमेश देखेंगे और इसी तरीके से उसके कारक गुरु की स्थिति देखेंगे। किससे देखेंगे गुरु की स्थिति, नवांश की लग्न से गुरु किस स्थिति में बैठा हुआ है, जन्म कुंडली के लग्नेश से गुरु किस स्थिति में बैठा है नवांश में। ये दोनों चीजें कुल मिलाकर निर्धारित करेंगी कि संतान से रिलेटेड उसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरीके से करियर में हम नवांश का दशम भाव
दशमेश और कर्म कारक शनि को देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए नवांश के अंदर प्रोफेशन के लिए आप लग्न कुंडली के लग्नेश और दशमेश की स्थिति देखेंगे दोनों की नवांश में। फिर नवांश कुंडली के लग्नेश और दशमेश की स्थिति देखेंगे दोनों की। फिर हम कारक की शनि की स्थिति देखेंगे लग्न कुंडली के लग्नेश से नवांश में। फिर हम शनि की स्थिति देखेंगे नवांश कुंडली के लग्नेश से। और ये स्थितियां आपकी यदि सही हैं तो आप उसके केवल D1 और D9 चार्ट के बेस पर आप कहोगे कि उसकी लाइफ के अंदर काफी कारोबार से रिलेटेड ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अब आता है दशा फल और भ्रांतियां। कुछ भ्रांतियां हैं जिनका मैं भ्रम है उनको यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करूंगा। समय का निर्धारण देखिए कैसे करते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट, घटनाओं के घटने के समय जैसे विवाह या संतान प्राप्ति। नवांश में संबंधित भावों या कारकों की दशा अंतरदशा तय होता है। आपको मालूम ही है कि हम नवांश में भी क्या करते हैं, संबंधित जो भाव हैं उनमें जो ग्रह बैठे होते हैं या उनमें उनके जो स्वामी होते हैं उनकी दशा और अंतरदशा में इवेंट हो जाता है। जैसे D9 चार्ट के 5वें भाव के स्वामी या 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा के अंदर अंतरदशा के अंदर व्यक्ति के संतान हो सकती है। ऐसे ही 7वें भाव के स्वामी या 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह, 7वें भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह की दशा अंतरदशाओं में भी मैरिज हो सकती है। भ्रांति निवारण, यह कहना गलत है कि 35 वर्ष की आयु के बाद लग्न कुंडली काम करना बंद कर देती है और केवल नवांश प्रभावी होती है। दोनों का महत्व सदैव बना रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 35 साल के बाद आपका नवांश कुंडली ही सारा रोल प्ले करती है। ये सही नहीं है पूरा तथ्य, तो यहाँ पर मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की है। और एक दो नियम है जिनके अंदर कंट्रोवर्सीज है, आप जो चाहें कर सकते हैं, आपको जो सिखाया है वो कर सकते हैं, मगर मेरा भी ये पर्सनली ये मानना है कि ये विशेष नियम है। नवांश कुंडली में ग्रहों की दृष्टि पर विचार नहीं करना चाहिए। ग्रहों की दृष्टि नहीं होती, केवल सामने है तो हम मान सकते हैं। केवल 7वें भाव में जो दृष्टि डाल रहा है उसके अलावा और किसी दृष्टि को नहीं मानना चाहिए। नहीं किन्हीं राजयोगों की बात करनी चाहिए। नवांश के अंदर राजयोगों की भी बात नहीं करनी चाहिए कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है या केंद्र में शुभ ग्रह बैठे हैं। इस तरीके के राजयोग नवांश के काम नहीं करते। तो उम्मीद है मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपको कुछ नुआंस से रिलेटेड सटीक सूत्र बताने की, सामान्य बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि आप क्या क्या स्थितियों को देख सकते हैं। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो आप लाइक और शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।